एक एक ऐसे सुरक्षा जाल की कल्पना कीजिए जो देश के हर एक कामगार को सुरक्षा देता हो, उन्हें उन्हें एक बुनियादी वेतन की गारंटी देता हो। ये एक बहुत बड़ा विचार है और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। और ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये अब हकीकत बनने की राह पर है। हम यहाँ नियमों में कुछ छोटे मोटे बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं। ये भारत के करोड़ों कामगारों के अधिकारों को देखने के हमारे नजरिए में एक बुनियादी बदलाव है। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा भारत के नए लेबर कोड्स पर है और खास तौर पर न्यूनतम वेतन प्रणाली में हुए एक बहुत बड़े, मैं कहूंगा क्रांतिकारी बदलाव पर। यह सारी बातचीत भारत का नया सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन कानून शीर्षक वाले एक लेख पर आधारित है। हमारा मिशन ये समझना है कि यह नया कानून आखिर है क्या, इसका असर किस पर पड़ेगा और ये कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए क्या मायने रखता है। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। और तह तक जाना जरूरी भी है, क्योंकि सतह पर यह सिर्फ एक कानून दिखता है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी आर्थिक और सामाजिक इंजीनियरिंग का हिस्सा है। जैसा कि मैंने कहा, ये कोई छोटा मोटा नीतिगत बदलाव नहीं है। ये एक सीमित प्रणाली से एक सार्वभौमिक, मतलब सबके लिए लागू होने वाली प्रणाली की ओर एक बुनियादी बदलाव है। इसका मुख्य लक्ष्य उन लाखों असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कानूनी सुरक्षा के दायरे में लाना है जो अब तक इस सुरक्षा जाल से पूरी तरह बाहर थे, एक तरह से अदृश्य थे। तो फिर इसी सबसे बड़े बदलाव से शुरू करते हैं। ये सबके लिए यानी सार्वभौमिक कवरेज का असल में मतलब क्या है? मुझे जहां तक याद है, पहले न्यूनतम वेतन का कानून तो था, पर वो शायद सब पर लागू नहीं होता था ना? बिल्कुल नहीं होता था। पुरानी व्यवस्था एक लिस्ट पर आधारित थी। सरकार कुछ रोजगारों की एक लिस्ट बनाती थी जिन्हें अधिसूचित रोजगार या शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स कहा जाता था। अच्छा। जैसे बीड़ी बनाना या किसी खास तरह की फैक्ट्री में काम करना। सिर्फ उस लिस्ट में शामिल उद्योगों में काम करने वालों को ही न्यूनतम वेतन की कानूनी गारंटी मिलती थी। और जो उस लिस्ट में नहीं थे, मान लीजिए किसी के घर में काम करने वाली सहायिका या किसी छोटी कपड़े की दुकान पर काम करने वाला लड़का, वो इस कानून के दायरे से बाहर थे पूरी तरह से। स्रोत के मुताबिक ये लिस्ट देश के कुल कार्यबल का सिर्फ 30% हिस्सा ही कवर करती थी। सिर्फ 30%? जी। अब इस आंकड़े को जरा समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में काम करने वाले 10 में से 7 लोग कानूनी तौर पर न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर थे। उनके लिए कोई कानूनी आधार ही नहीं था। 7 में से 10, ये तो एक बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। उनकी मजदूरी पूरी तरह से बाजार की ताकतों और मालिक की मर्जी पर निर्भर थी। तो फिर ये नया कानून इस तस्वीर को कैसे बदलता है? ये इस तस्वीर को फाड़कर एक नई तस्वीर बना देता है। नए कानून ने अधिसूचित शब्द को ही खत्म कर दिया है। अब कोई लिस्ट नहीं है। कोई लिस्ट नहीं। जी। नियम बहुत सीधा है। अगर आप एक कामगार हैं और आपका कोई नियोक्ता है तो आप पर यह कानून लागू होता है, बस। चाहे आप कहीं भी काम करें? कहीं भी। चाहे आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें या किसी के घर में खाना बनाएं, चाहे आप कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करें या किसी स्टार्टअप में डिलीवरी पार्टनर हो, हर कोई अब कानूनी रूप से न्यूनतम वेतन का हकदार है। चुनिंदा से सबके लिए होने का ये बदलाव ही इस कानून की आत्मा है। यानी कोई भी मालिक ये बहाना नहीं बना सकता कि मेरा काम तो लिस्ट में है ही नहीं, इसलिए मैं न्यूनतम वेतन क्यों दूं। लेकिन इसका एक और पहलू मेरे दिमाग में आ रहा है। जब आप 10 में से 7 अदृश्य लोगों को अचानक सिस्टम में ले आते हैं तो ये सिर्फ वेतन की बात तो नहीं रह जाती होगी, इसके कुछ और गहरे मतलब भी होंगे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहाँ पर जो बात फैसिनेट करती है वो है इसके पीछे की सोच। इसका असली मकसद सिर्फ लोगों को न्यूनतम वेतन देना नहीं है। इसका मकसद है भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का एक डेटा ट्रेल बनाना। अच्छा। जब हर कामगार को एक कानूनी रूप से अनिवार्य वेतन मिलेगा जो कि बैंक खाते में जाएगा, तो वो व्यक्ति बैंकिंग और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा बन जाता है। कल को उसे लोन चाहिए या किसी सरकारी योजना का लाभ लेना है तो उसके पास आय का एक प्रमाण होगा। तो ये सिर्फ एक श्रम कानून नहीं है, ये भारत के अदृश्य कार्यबल को राज्य के लिए दृश्यमान बनाने की एक बहुत बड़ी व्यवस्थित कोशिश है। वाह। तो ये केवल श्रमिकों के अधिकारों के बारे में नहीं है, ये असल में भारतीय अर्थव्यवस्था के नक्शे को फिर से बनाने जैसा है। लेकिन इसने मेरे मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर कवरेज सार्वभौमिक है तो वेतन क्या होगा? भारत इतना विशाल और विविधता से भरा देश है। मुंबई में रहने का खर्च उड़ीसा के एक छोटे कस्बे से बहुत अलग है। तो क्या पूरे देश के लिए एक ही न्यूनतम वेतन होगा? ये तो काम नहीं कर सकता। और ये बिल्कुल सही सवाल है। यहीं पर इस कानून का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प हिस्सा सामने आता है, फ्लोर वेज की अवधारणा। फ्लोर वेज, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। इसे एक तरह की नींव समझ सकते हैं जिस पर हर राज्य अपनी इमारत खड़ी करेगा। बिल्कुल सही सादृश्य है। कोई भी राज्य इस नींव से नीचे जाकर अपनी इमारत नहीं बना सकता, लेकिन हाँ, अगर वो चाहें तो नींव से ऊपर और मजबूत इमारत बना सकते हैं। एकदम सटीक। इसकी कार्यप्रणाली को अगर हम समझें तो स्रोत के अनुसार केंद्र सरकार पूरे देश के लिए एक फ्लोर वेज तय करेगी। ये एक राष्ट्रीय न्यूनतम सीमा होगी, एक लक्ष्मण रेखा। और इसे तय करने का आधार क्या होगा? लोगों का न्यूनतम जीवन स्तर, यानी एक व्यक्ति और उसके परिवार को सम्मान के साथ जीने के लिए बुनियादी जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य पूरी करने के लिए कम से कम कितने पैसे चाहिए, ये उसका आधार होगा। मतलब ये बाजार तय नहीं करेगा, जरूरत तय करेगी। बिल्कुल। ठीक है, तो केंद्र ने एक राष्ट्रीय स्तर पर लाइन खींच दी, लेकिन इससे राज्यों और केंद्र के बीच एक टकराव की स्थिति नहीं पैदा होगी। मान लीजिए किसी गरीब राज्य को लगता है कि केंद्र का तय किया हुआ फ्लोर वेज उनके यहाँ के छोटे उद्योगों के लिए बहुत ज्यादा है और इससे बेरोजगारी बढ़ सकती है। क्या इसमें कोई लचीलापन है? ये एक बहुत वाजिब चिंता है और इसी वजह से इसे फ्लोर कहा गया है, सीलिंग नहीं। राज्य सरकारें जब अपने अपने राज्यों के लिए न्यूनतम वेतन तय करेंगी तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वो इस राष्ट्रीय फ्लोर वेज से नीचे न जाएं। अच्छा। लेकिन वे इससे ऊपर जाने के लिए पूरी तरह आजाद हैं, बल्कि उनसे उम्मीद की जाती है कि वे अपने राज्य में रहने का खर्च, उद्योगों की स्थिति और स्थानीय कारकों को ध्यान में रखकर इससे ज्यादा ही वेतन तय करेंगी। तो मुंबई का न्यूनतम वेतन बिहार के किसी छोटे शहर से ज्यादा ही होगा? ज्यादा ही होगा, लेकिन अब बिहार का वेतन भी उस राष्ट्रीय न्यूनतम सीमा से नीचे नहीं जा सकता। तो इसका असल असर उन राज्यों पर पड़ेगा जहां मजदूरी दरें ऐतिहासिक रूप से बहुत कम रही हैं। हाँ। उन्हें अब अपनी दरें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो इसका सबसे बड़ा असर यही होगा कि ये राज्यों के बीच वेतन की भारी असमानता को कम करने में मदद करेगा। ये एक तरह से वेतन के मामले में एक देश एक न्यूनतम मानक की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल है।
ये कहना कि फ्लोर वेज न्यूनतम जीवन स्तर पर आधारित होगा सुनने में बहुत अच्छा है, पर इसे असल में रुपयों में कैसे बदला जाएगा? इसमें तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। हाँ। क्या खाएंगे, कैसे घर में रहेंगे, ये तो बहुत जटिल करना होगी। हाँ, और यही इस पूरी कवायद का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा होगा। स्रोत बताता है कि सरकार एक विशेषज्ञ समिति बनाएगी जो इन सभी कारकों का अध्ययन करेगी। लेकिन जो बात महत्वपूर्ण है वो है इसका दृष्टिकोण। यह इसे केवल बाजार आधारित वेतन के बजाय एक आवश्यकता आधारित वेतन बनाता है। सरकार ये नहीं देख रही कि बाजार कितना देने को तैयार है, बल्कि ये देख रही है कि एक इंसान को जीने के लिए न्यूनतम कितना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत प्रगतिशील सोच है। ठीक है, तो अब हर कामगार को न्यूनतम वेतन मिलेगा और एक राष्ट्रीय फ्लोर वेज होगा। लेकिन मैंने सुना है कि कंपनियां अक्सर सैलरी स्ट्रक्चर के साथ कुछ होशियारी करती हैं, जिससे कागज पर तो न्यूनतम वेतन दिखता है पर असल फायदा कर्मचारी को नहीं मिलता। क्या इस कानून में इसका भी कोई समाधान है? आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर उंगली रखी है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां अक्सर नियमों में कमियां रह जाती थीं, जिनका खूब फायदा उठाया जाता था। पहले कई कंपनियां क्या करती थीं कि वे कर्मचारी की सैलरी का स्ट्रक्चर इस तरह बनाती थीं कि उनका मूल वेतन या बेसिक पे बहुत कम होता था और सैलरी का बड़ा हिस्सा भत्तों यानी अलाउंसेस के रूप में दिखाया जाता था। अच्छा, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस। हाँ, स्पेशल अलाउंस वगैरह वगैरह। और इससे वो न्यूनतम वेतन के नियम का पालन भी कर लेती थी, क्योंकि सारे भत्ते मिलाकर कुल सैलरी न्यूनतम वेतन से ज्यादा हो जाती थी। लेकिन इसका एक छिपा हुआ नुकसान था, है ना? बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि कर्मचारी के लगभग सभी सामाजिक सुरक्षा योगदान जैसे कि प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ और ग्रेच्युटी, इनकी गणना हमेशा मूल वेतन पर होती है। ओहो। तो मान लीजिए आपकी कुल सैलरी 20,000 रुपए है। कंपनी ने आपका मूल वेतन सिर्फ 6,000 रुपए दिखाया और बाकी 14,000 रुपए भत्ते में डाल दिए, तो आपके पीएफ खाते में पैसा उस 6,000 रुपए के हिसाब से जमा होगा, न कि 20,000 के हिसाब से। मतलब लंबी अवधि में कर्मचारी का बहुत नुकसान। बिल्कुल। रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युटी भी उसी कम रकम पर गिनी जाएगी। ये एक तरह की कानूनी बाजीगरी थी। तो अब इस नए कानून ने इस बाजीगरी को कैसे रोका है? मैंने स्रोत में 50% नियम के बारे में पढ़ा है। ये क्या चीज है? ये नियम इस पूरी समस्या की जड़ पर वार करता है। ये नियम कहता है कि अब किसी भी कर्मचारी की कुल सैलरी, जिसे सीटीसी भी कहते हैं, उसका कम से कम 50% हिस्सा वेतन होना अनिवार्य है। कम से कम 50%? जी, और यहाँ वेतन का मतलब है मूल वेतन और महंगाई भत्ता। बाकी का 50% हिस्सा ही दूसरे भत्तों के रूप में दिया जा सकता है। अच्छा, तो मतलब अगर आपकी सैलरी 20,000 है, तो अब कंपनी को आपका मूल वेतन कम से कम 10,000 रुपए तो रखना ही होगा। वो इसे 6,000 नहीं दिखा सकती। बिल्कुल, और इसका सीधा असर आपके पीएफ और ग्रेच्युटी योगदान पर पड़ेगा। वो बढ़ जाएगा। वो लगभग दोगुना हो जाएगा। ये इस कानून का एक ऐसा पहलू है जिसके दूरगामी प्रभाव होंगे। ये सिर्फ न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने के बारे में भी है। ये तो वाकई में गेम चेंजर है। और इसी के साथ एक और सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली प्रावधान जोड़ा गया है, समय पर भुगतान की गारंटी। स्रोत कहता है कि मासिक वेतन का भुगतान अगले महीने की 7 तारीख तक करना अनिवार्य होगा। ये सुनने में बहुत सामान्य लगता है, पर क्या ये सच में इतनी बड़ी समस्या थी? ये असंगठित क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे क्रूर समस्याओं में से एक है। दिहाड़ी मजदूरों से लेकर छोटे कारखानों में काम करने वालों तक वेतन में देरी एक आम बात है। मैंने नोएडा में कंस्ट्रक्शन मजदूरों के बारे में पढ़ा है, जिन्हें अपनी मेहनत की कमाई के लिए 45 से 60 दिन तक इंतजार करना पड़ता था। 60 दिन? जी, इस दौरान घर का राशन खरीदने के लिए उन्हें साहूकार से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेना पड़ता था। जब तक सैलरी मिलती, उसका एक बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में चला जाता। ये कर्ज का एक दुष्चक्र था। ये नया नियम उस अनिश्चितता और शोषण पर सीधा हमला है। ये कहता है कि आपका वेतन सिर्फ आपका अधिकार नहीं है, बल्कि समय पर मिलना भी आपका अधिकार है। तो हमने 3 बड़े बदलावों को समझा। कवरेज अब सार्वभौमिक है, एक राष्ट्रीय फ्लोर वेज है और वेतन की परिभाषा को मजबूत किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब लागू कब से हो रहा है? स्रोत इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 से इन चारों श्रम संहिताओं को आधिकारिक रूप से लागू करने की घोषणा की है। 21 नवंबर 2025, तो ये तारीख महत्वपूर्ण है। जी है, इसी दिन से ये सभी प्रावधान कानून का हिस्सा बन जाएंगे और पूरे देश में लागू हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं। जब 21 नवंबर 2025 को यह कानून लागू होगा, तो एक औसत कामगार के लिए इसका कुल मतलब क्या होगा, अगर हमें इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो तो? मुझे लगता है 4 मुख्य बातें हैं। पहली और सबसे बड़ी बात, अब भारत के हर कामगार को, चाहे वो कहीं भी और कोई भी काम करता हो, न्यूनतम वेतन का कानूनी अधिकार मिलेगा। वो अदृश्य नहीं रहेगा। दूसरा, एक राष्ट्रीय फ्लोर वेज की व्यवस्था होगी जो राज्यों के बीच वेतन की खाई को पाटने का काम करेगी और एक न्यूनतम राष्ट्रीय मानक तय करेगी। तीसरी, वेतन की परिभाषा में जो 50% वाला नियम आया है, उससे कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे पीएफ और ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी होगी। मतलब आज की सैलरी के साथ साथ भविष्य भी सुरक्षित। बिल्कुल। और चौथी, वेतन का भुगतान समय पर यानी हर महीने की 7 तारीख तक करने की कानूनी गारंटी होगी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक अंतिम विचार जोड़ना बहुत जरूरी है। बताइए। कोई भी कानून कागज पर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसकी असली परीक्षा तो जमीन पर होती है। कानून बनाना पहला और बहुत महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे लागू कैसे किया जाता है। हाँ, ये तो है। असली चुनौती यह सुनिश्चित करना होगी कि हर कामगार, खासकर सबसे कमजोर तबके का कामगार, अपने इन नए अधिकारों को जानता हो, उन्हें समझता हो और जरूरत पड़ने पर बिना डरे उनका दावा कर सकता हो। और क्या हमारे पास वो मजबूत तंत्र है जो शिकायतों का जल्दी निपटारा कर सके? असली सफलता इसी पर निर्भर करेगी। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। कानून किताबों में रह जाए तो उसका कोई फायदा नहीं, उसका असर जमीन पर दिखना चाहिए। ये चर्चा वाकई बहुत जानकारी भरी रही। हमने समझा कि कैसे ये नया कानून भारत के करोड़ों कामगारों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है।
और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये नया फ्लोर वेज देश के अलग अलग राज्यों में पहले से मौजूद न्यूनतम मजदूरी के ढांचे को कैसे बदलेगा। क्या इससे राज्यों के बीच अपने कामगारों को बेहतर वेतन और सुविधाएं देने की एक नई सकारात्मक होड़ शुरू होगी? या फिर अमीर राज्य इसे आसानी से लागू कर लेंगे और गरीब राज्य इसे अपने ऊपर एक बोझ की तरह देखेंगे, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच एक नया तनाव पैदा होगा? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन ये निश्चित रूप से भारतीय श्रम बाजार में एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण दौर की शुरुआत है।